नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटे की 24 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं फिरोज जैदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अब से कुछ देर पहले शिवसेना के विधायकों की बैठक हुई। उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि बीजेपी को समर्थन देने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और नितिन गडकरी की मुलाकात हुई है। हालांकि यहां भी कोई फैसला नहीं हुआ। वहीं मुंबई में एनसीपी की बैठक हुई है, जहां अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है। एनसीपी ने कल बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं और महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ चल रहा है वो बताने के लिए तीन तस्वीरें काफी हैं। शिवसेना की बैठक हुई है और उम्मीद ये की जा रही थी कि कोई बड़ा फैसला शिवसेना की तरफ से लिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बैठक में कोई बड़ा फैसला हुआ है। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर नयन कार्यकर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नयन, सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या इस बैठक के बाद कोई बड़ा आउटकम आने वाला है। क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? जी देखिए, बैठक से कोई भी निर्णय सामने नहीं आया है। बैठक के बाद सभी मीडियाकर्मी इंतजार कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे आकर बात करेंगे, लेकिन संजय राउत ने आकर बात की है। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ है। बीजेपी के साथ सत्ता में जाने के बारे में किसी भी तरह का निर्णय नहीं होगा और जो भी अंतिम निर्णय होगा वो उद्धव ठाकरे ही लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो विधिमंडल दल है शिवसेना का, उसका नेता कौन होगा उसके बारे में भी उद्धव ठाकरे निर्णय लेंगे। यानी कि आमतौर पर जो उम्मीदें की जा रही थी आज कि शायद उद्धव ठाकरे आगे आकर पहल कर सकते हैं, या तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव अगर उनके पास आया है तो उसके बारे में वो बात करेंगे, लेकिन किसी भी मामले में अभी उस बैठक से कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है। सिर्फ उद्धव ठाकरे अपने सारे विधायकों से मिले हैं और उनके साथ आगे की रणनीति क्या हो सकती है, कैसे उनको काम करना है, इसके बारे में उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और साथ ही ये भी बताया है कि जो निर्णय लेना है हमें, वो हम बहुत सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारा वक्त बाकी है। सरकार बनाने में 10 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है नैन, आप हमारे साथ बनी रहिए और उम्मीद ये की जा सकती है कि क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे ये कहते आए हैं कि अहंकार की कोई बात नहीं है, अहम की कोई बात नहीं है, तो क्या नतीजा निकलेगा, हाथ पहले कौन बढ़ाएगा, इस पर भी नजरें टिकी हुई है सबकी। शिवसेना ने फैसले के सारे अधिकार पार्टी प्रमुख अनिल देसाई को दिए हैं। अनिल देसाई एक खास शख्सियत पार्टी में, जिनको सारी जिम्मेदारी दी गई। उस बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी के पास जिस तरह से सामने से जो कोई अटकलें बन रही है, जिस तरह से मीडिया में भी बातें हो रही है, जब कोई ठोस प्रपोजल किसी प्रकार का आएगा, प्रपोजल आने के बाद में उस प्रकार पर उद्धव जी बयान करेंगे, क्योंकि ऐसे ही जो अटकलें जो चल रही हैं मीडिया में, उसके ऊपर कोई बयानबाजी करना इस वक्त ठीक नहीं है। नैन, अनिल देसाई का नाम शिवसेना की तरफ से है कि वो पूरा अधिकार उनको पार्टी की तरफ से, वो प्रमुख है और फैसला लेंगे, फैसले के सारे अधिकारी वो हैं। तो क्या ये लगता है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने पहले ये कहा था कि वो मध्यस्थता करने को तैयार रहेंगे, शिवसेना और बीजेपी कहेगी, तो क्या अनिल देसाई शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए, दोबारा जुड़ने के लिए ब्रिज के तौर पर काम करने वाले हैं? देखिए, अनिल देसाई ने कल भी एक बयान दिया था कि अगर बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर शिवसेना विचार करेगी, और दोनों भी पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे पर सामने एक साथ आई थी, और इसीलिए अगर ये गठबंधन फिर से होता है महाराष्ट्र के हित में, तो महाराष्ट्र की जनता के हित में शिवसेना निर्णय ले सकती है। यानी कि आमतौर पर उन्होंने साफ संकेत दे दिए थे कि अगर बीजेपी की तरफ से कोई अच्छा प्रस्ताव आता है तो शिवसेना उस पर विचार करेगी और आगे जाके गठबंधन हो भी सकता है, जो कि सत्ता स्थापना के लिए काफी जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास अभी फिलहाल नैन आप नजरें बनाए रहिए, क्योंकि हर घंटे एक नई हलचल पैदा हो रही है महाराष्ट्र की सियासत में और बहुत कुछ हर तस्वीरें कहती हैं। एक और तस्वीर जो आपके सामने है, बीजेपी का ये महाराष्ट्र में विजय उत्सव चल रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो विधायक जीत कर आए हैं उनका स्वागत हो रहा है और धीरे धीरे बीजेपी के जितने विधायक जीते हैं, 123 विधायक, वो धीरे धीरे मुंबई में इकट्ठा होंगे। दूर दराज के इलाके हैं,
जहां से बीजेपी के विधायक बने वो मुंबई पहुंचेंगे, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक होगी। और शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि विधायक दल की बैठक को कल रखा गया है, क्योंकि जो तमाम विधायक हैं 123 विधायक वो सीधे मुंबई पहुंच सकें, वहां विधायक दल की बैठक हो। और जो लोग आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता, जो नेता, जो विधायक बने हैं, उनका इस्तकबाल हो रहा है, स्वागत हो रहा है और तिलक लगाया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी जीत है ये उनके लिए कम से कम। और जो आंकड़ा बढ़ाया है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेकर, ये अपने आप में उनके लिए बड़ी सफलता है और उनका स्वागत। और ये पहले से बीजेपी ने इस बात का ऐलान किया था कि विजय महोत्सव मनाएंगे और ये विजय महोत्सव है। तो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर तस्वीर कुछ कह रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये सब जानना चाहता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि बीजेपी का साथ कौन सी पार्टी देगी। क्या शिवसेना दोबारा सब कुछ भूलकर साथ आ जाएगी या फिर शिवसेना कुछ मोलभाव करने की स्थिति में है। वहीं एनसीपी की बैठक में अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पवार ने कहा है कि उन्होंने स्थिर सरकार के लिए बीजेपी को समर्थन दिया है। मजबूरी कुछ भी नहीं है। अपने महाराष्ट्र में नया गवर्नमेंट आने के लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए हंग जो असेंबली आई है उसमें कोई भी बारे में कोई सोचता नहीं। इसीलिए पवार साहब हमारे पार्टी के लीडर प्रफुल्ल पटेल साहब जी ने कल मीडिया को बताया और हमारा जो भी स्टैंड है वो सबके सामने रखा है। ये दोनों कांग्रेस और शिवसेना के समीकरण की जो संभावना बनी थी उसकी पहल किसने की थी और उसको क्यों नकारा गया? नहीं, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने मुझे फोन करके बताया था कि ऐसा हमारे लीडर का कहना है कि ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या। मैंने कहा कि उसमें तो बहुत कम 145, 63, 146 टोटल फिगर आती है तीनों की पकड़ के 146। और ये स्टेबिलिटी तो उसमें नहीं रहती है, फिर गवर्नमेंट ठीक तरह से चला नहीं सकता है सब हमारे। तो एनसीपी का बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड इसे कहा जा सकता है कि पहले ही बिना शर्त समर्थन की बात कर दी, लेकिन ये कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है। बीजेपी को समर्थन देने के मसले पर कांग्रेस ने एनसीपी पर करारा हमला बोला है, वहीं जेडीयू ने भी एनसीपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे। कांग्रेस से कल अपना गठबंधन तोड़ा था, उसी दिन हमने ये कहा था कि लगता है कि ये स्क्रिप्ट पहली लिखी जा चुकी है। और कुछ नहीं कहेंगे, अमित शाह मॉडल कह रहे हैं, लेकिन पवार साहब का जो मॉडल है और आज जो उनका बिना मांगा समर्थन आया है उससे कुछ इसी तरह की बात सामने उभर कर आती है। एनसीपी के लोगों ने अपनी साख को दांव पर रखे ये काम किया, ये अच्छी बात नहीं है। जनता को जो कहा जाता है उसके अनुसार चलना चाहिए। महाराष्ट्र में नतीजों के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर से बीजेपी पर तंज कसा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि मोदी ने अपने मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की फौज चुनाव प्रचार में लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद शिवसेना शेर की तरह लड़ी और सम्मानजनक स्थिति तक पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लगभग सारा संस्थान हमारे खिलाफ मैदान में उतर गया था। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक महाराष्ट्र में खूंटा गाड़कर बैठ गए थे। दूसरी ओर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के मदमस्त सत्ताधारी हमारे खिलाफ उतरे हुए थे। दो मदमस्त सत्ताधारियों से संघर्ष करते हुए शिवसेना शेर ने जो लक्ष्य हासिल किया वो महत्वपूर्ण है। सत्ता और मत्ता थैलियों का बल दोनों तरफ बड़े पैमाने पर मौजूद था। इन दोनों के बीच शिवसेना को अकेले अपनी लड़ाई लड़नी थी। इस लड़ाई में शिवसेना आखिरी लक्ष्य भले ही हासिल न कर सकी, किंतु वो एक सम्मानजनक चरण तक पहुंची। पंकजा मुंडे की बहन और कल ही बीजेपी की सांसद बनी प्रीतम मुंडे ने कहा है कि भले ही हमें 123 सीटें मिली हों, लेकिन सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की ही बनेगी। महाराष्ट्र की सीएम के तौर पर पंकजा के नाम के सवाल पर प्रीतम ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि कौन होगा सरकार में सीएम, लेकिन इन सब के बीच एक उत्सव का माहौल है। महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में विजय उत्सव मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि
चुनाव जीत चुके हैं और बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री की रेस में है। उनके साथ ओम माथुर, तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त विजय उत्सव मनाते हुए, और ये मनाने का मौका भी है क्योंकि ये वो पार्टी है जो कि अक्सर इससे शिवसेना इस तरह कहती थी कि आप छोटे भाई की तरह रहिए, लेकिन अब बड़े भाई की स्थिति में बीजेपी आ चुकी है महाराष्ट्र में और इसे वो किसी हद तक कायम रखना चाहेगी। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया हो, लेकिन अभी भी सीएम को लेकर वहां पर माथापच्ची जारी है। बीजेपी ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और पार्टी उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा को ऑब्जर्वर बनाया है। खबर है कि विधायकों की बैठक होगी जिसके बाद आखिरी फैसला हो सकता है। वैसे कई नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ और कृष्णपाल गुर्जर, ये कई नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं। सभी की भूमिका अच्छी रही। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ के प्लानिंग की थी और एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक टीम बनाई थी और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी थी। सबने अपनी जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निभाई, इसलिए एक दो नाम नहीं बता पाऊंगा मैं। एक श्रृंखला है कार्यकर्ताओं की। विधायक दल की बैठक के बाद इसके बारे में हम विचार करेंगे, बैठेंगे। निश्चित रूप से जब मंत्रिमंडल का गठन करेंगे तो पूरे मंत्रियों में जब हमें गठन करना होगा तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हो जाए, इसकी चिंता जरूर करेंगे। पार्टी का चेहरा, पार्टी के प्रति जिसका समर्पण है, पार्टी के साथ जो जैसे आपको भी रेस बन जाएगी। नहीं, मैं रेस में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी जिसको भी तय करेगी हम उसके साथ मिलकर हरियाणा में तरक्की और विकास करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा, एमएलए से पूछताछ करने के बाद करेगा और जिसको जिम्मेदारी लगेगी देगी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सारी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा उसके साथ लग जाएगा। दिल्ली में आज कांग्रेस महासचिवों की बैठक हुई। बैठक में जनार्दन द्विवेदी, मधुसूदन मिस्त्री, गुरुदास कामत और मोहन प्रकाश मौजूद थे। उम्मीद थी कि इस बैठक में हार पर चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी किसी भी चर्चा से मना कर दिया। कांग्रेस के मुताबिक बैठक में संगठन को लेकर चर्चा हुई है। 28 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। साथ ही बैठक में जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती को लेकर भी चर्चा हुई। कि वो एक एक महासचिव की नियुक्ति करें जो पार्टी के संगठन चुनाव का काम देखे। साथ में उनको भी बुलाया गया है जिससे कि ये पता चले कि वहाँ स्थिति क्या है, अभी तक क्या प्रगति हुई है। और वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी बैठकों का ये नियम है, जिस विषय के लिए बुलाई जाती है सिर्फ उसकी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एम्स के 42वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री दी और कई सुझाव भी दिए। विद्यार्थी जब एग्जाम होती है तो उस हफ्ते बड़ा ही टेंशन में रहता है, बहुत ही गंभीर रहता है, खाना भी जमता नहीं और बड़े तनाव में रहता है। लेकिन आज एक प्रकार से उस सारी झंझटों से मुक्ति का पर्व है और आप इतने गंभीर क्यों हैं? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने दायित्व पर इससे भी ज्यादा गंभीर हो, अच्छी चीज है, लेकिन जीवन को गंभीर मत बना देना। कि गरीब बस्ती में जो स्कूल्स हैं, गरीब परिवार के बच्चे जहां पढ़ते हैं, ऐसे एक सिलेक्टेड 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे 30, 40, 50 जो भी आपकी कैपेसिटी हो, उनको ये कॉन्वोकेशन में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जाए, बिठाया जाए। बीमारी से जुड़ने वाला बहुत फोकस एक्टिविटी करके कि बीमारी को ट्रीट करता है, लेकिन वो डॉक्टर जो बीमार से जुड़ता है वो उसके भीतर बीमारी से लड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत पैदा कर देता है। आगे बढ़ेंगे। लव जिहाद पर संघ विचारक भैया जी जोशी ने कहा है कि लव जिहाद समाज के लिए खतरनाक है और इस पर लगाम लगनी जरूरी है। ऐसी घटनाएं होना ये अपने लिए बहुत शर्मनाक है और इसके संदर्भ में कानूनी विवाद चलनी चाहिए और जागरूक समाज ने भी जागरूक होकर इसको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। यह प्रशासन में इस बारे में अधिक गंभीर होता जाए, इसे हमारी अपेक्षा है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने कहा है कि वो पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ धन की हेराफेरी के मामले में आरोप तय करने को लेकर 31 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद करीमोई, उनकी मां दयालु अम्मल समेत 16 लोग आरोपी हैं। इन सभी पर
डीबी ग्रुप की कंपनी को टेलीकॉम लाइसेंस देने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का प्रबंध करने का आरोप है। दिल्ली के धौला कुआं गैंगरेप केस में सजा का ऐलान हो गया। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। 4 साल तक चली सुनवाई के बाद फैसला आया। 24 नवंबर 2010 को दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बीपीओ में काम करने वाली 30 साल की एक युवती कैब से उतरकर अपने एक दोस्त के साथ घर जा रही थी। तभी एक पिकअप वैन में सवार 5 लोगों ने रास्ते से उसे अगवा किया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में बदहवास हालत में इन लोगों ने उसे मंगोलपुर इलाके में फेंक दिया था। इनको गैंगरेप के लिए उम्र कैद की सजा दी है और अबडक्शन के लिए 7 साल जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट है, और गैंगरेप के अंदर भी मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो दिया है। और 506 बिकॉज इन्होंने लड़की को कट्टे से डराया था ऑफेंस करते हुए, 506 के अंदर इनको 5 साल की रिगोरियस इम्प्रूवमेंट की सजा इनको दी है। मेरठ में नगर निगम में सफाई व्यवस्था की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नगर आयुक्त से झड़प होने के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने दौड़ा लिया और जो हाथ आया उसे जमकर धो डाला। जमकर मारपिटाई हुई, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जिनके कंधे पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है वो खुद ही महफूज नहीं है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आम लोगों की तो छोड़िए, पुलिस वालों से भी खौफ नहीं रखते। यहां उत्तम नगर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने 2 सिपाहियों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। फिलहाल पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी और घबराए लोगों की ये तस्वीरें हैं पूर्वी दिल्ली के चित्रा विहार इलाके की। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिटायर्ड बुजुर्ग महिला सुमन भटनागर की अज्ञात बदमाशों ने गला दबाकर हत्या कर दी। शाम 4 बजे किराएदार ने देखा कि सुमन बाला के घर का दरवाजा बाहर से बंद है तो उन्हें शक हुआ। किराएदार ने सोसाइटी के लोगों को बुलाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो बेड पर खून से लथपथ सुमन भटनागर का शव पड़ा था। माता जी एक रहती थी जिनकी उम्र जो है 70 साल के करीब थी और दोपहर को यहाँ पे जो है पड़ोसियों ने उनको जो है यहाँ पे मृत देखा। अब पुलिस आई है, पुलिस कर रही है और जो है देखिए क्या होता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि सुमन बाला के सिर पर हमला करने के बाद बदमाशों ने तकिए से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस को शक है कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। सिर पे निशान है, खून का निशान है सिर पे। कोई लूटपाट भी हुई है? कुछ कह नहीं सकते अभी, ये तो घर वाले आएंगे तो उसके हिसाब से देखेंगे क्या सामान। फिरोजाबाद में एक महिला को जुड़वा बेटियों को जन्म देना महंगा पड़ा। पति ने दोनों बच्चे समेत उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब महिला न्याय के लिए पुलिस थाने का चक्कर लगा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। लाख रुपए लेके आ, नहीं तो तुझे या बच्ची को बेच या लड़का लेके आ, नहीं तो तुझे मार देंगे जान से, तेरे पूरे परिवार को, तेरे भाई को। अपनी आप बीती बताती इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया। फिरोजाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र में रहने वाली शबनम की शादी करीब 1 साल पहले रेलवे में नौकरी करने वाले अनवर से हुई थी। कुछ महीने पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही 2 नन्ही परियों ने जन्म लिया, परिवार वालों का असली रंग सामने आने लगा। शबनम के मुताबिक अनवर ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, बल्कि दोनों बच्चियों के साथ शबनम को घर से भी निकाल दिया। ऑपरेशन से 2 बच्ची हुई हैं जुड़वा। परिवार वालों का ये कहना है इसमें से एक बच्ची बेच या हम मार देंगे, नहीं तो 5 लाख रुपए लेके आ। अनवर के साथ साथ ससुराल के सभी लोगों ने शबनम से मुंह मोड़ लिया, जिसके बाद शबनम न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंची। थाना टुंडला में एक महिला को 2 बच्चियां होने के कारण निकालने की सूचना मिली है। इस सूचना पर थाना हमारी प्रभारी निरीक्षक महिला को और थाना टुंडला को जांच कार्य किया गया है और उसके पति और ससुराली जनों के
खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देंगे। लड़कियां चांद पर पहुंच गई हैं, लेकिन आज भी समाज में अनवर जैसे कई लोग हैं जिन्हें घर की लक्ष्मी से ज्यादा धन लक्ष्मी से प्यार है। फिलहाल पुलिस ने अनवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए फिरोजाबाद से अमन जैन की रिपोर्ट। दिवाली में हर कंपनी मालिक अपने कर्मचारियों को तोहफे देते हैं, लेकिन गुजरात के सूरत में हीरा व्यापारी ने अपने कर्मचारियों की दिवाली यादगार बना दी। हरे कृष्ण एक्सपोर्टर्स ने अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर कार, घर और हीरे सोने की ज्वेलरी गिफ्ट की है। दरअसल कंपनी ने एक लक्ष्य रखा था, जिसके बाद इन्हें यह तोहफा दिया गया है। 419 लोगों को कार दी गई, 552 लोगों को ज्वेलरी और 200 लोगों को 2 BHK मकान दिया गया और नकद पैसे भी। मैक्सिको में कई परिवारों ने अपने लापता हुए बच्चों की दोबारा वापसी के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। पिछले करीब 1 महीने में 43 छात्र मैक्सिको शहर से गायब हो गए हैं।